हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आइलैंड आइलैंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमने शुरू किया संविधान का चैप्टर। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे संविधान को, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, वर्तमान में संविधान पर किस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव, किस प्रकार से जो कोर्ट हैं उसके क्या प्रभाव रहे हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे इसके सारे अनुच्छेदों को, अनुसूचियों को, और किस प्रकार से ये हमारे लिए काम आता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके लिए संविधान किस प्रकार से काम आ सकता है, उस एंगल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज इस लेसन में देखिए, हम पहले शुरू कर चुके हैं संविधान के लिए प्रस्तावना का चैप्टर, द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले के वीडियोज में हम इसके बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या प्रस्ताव संविधान के लिए प्रदत्त प्रस्तावना में संशोधन संभव है। संशोधन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, लेकिन हम इसको कैसे समझ पाएंगे? इसको समझ पाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इसको जानेंगे, तब हम पहुंच पाएंगे इसके जवाब पर कि क्या इसमें संशोधन जो है वो संभव है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। ये आइडल्स है कुछ। कैसे आइडल? जो संवैधानिक आइडल्स हो सकते हैं, राजनीतिक आइडल्स हो सकते हैं और लोकतांत्रिक आइडल्स हो सकते हैं। केवल ये जो आदर्श हैं, यही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आदर्श किसने तय किए थे? ये आदर्श तय किए थे हमारी संविधान सभा ने। तो अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह कहीं भी लिखित रूप में नहीं है संविधान में। यह कॉन्सेप्ट कहीं भी लिखा हुआ नहीं है संविधान के अंदर। और दूसरा क्या है, इसको समझने, अब आप सोच सकते हैं कि इसको हम समझेंगे कैसे? तो इसको समझने का एक ही जरिया है, वो है न्यायिक वादों में जो आए हुए फैसले हैं, उन्हीं के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने का एक ही जरिया है, वो है न्यायालय। न्यायालय के फैसलों की ओर हमें देखना होगा, तब जाके हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखते हैं, सबसे अहम रोल इसमें जो निभाता है वो है केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती केस में जो कोर्ट है उसने 24वां जो संशोधन था, संविधान संशोधन, उसके ऊपर विचार करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। इंपॉर्टेंट बातें क्या कही? सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात कही कि जो संविधान सभा है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है किसकी तुलना में? विधायिका की तुलना में। विधायिका और संविधान सभा के अंदर कंपेयर करके उसने बताया कि संविधान सभा ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका महत्व अधिक है। संविधान सभा का जैसे ही महत्व अधिक हुआ, उससे क्या हुआ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, क्योंकि उन्होंने जो आदर्श दिए थे उन आदर्शों को संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, जो अनुच्छेद 368 है वह संविधान संशोधन की शक्ति देता है विधायिका को, लेकिन कोर्ट ने यह तय कर दिया कि विधायिका है वह संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको नहीं बदल सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन तय करेगा? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब इस फैसले जो केशवानंद भारती का केस है, इसके अंदर जजमेंट देते समय कुछ बातें हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दी। कौन कौन सी? संविधान की सर्वोच्चता, इसको डाल दिया। संविधान की धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है उसको डाल दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट डाल दिया, और गरिमा जैसे कॉन्सेप्ट को किसका भाग बना दिया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, आधारभूत संरचना का भाग इसमें बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 368 है उसकी पावर है वो यहाँ से कम हो गई। अब जो संसद है वह इन मामलों में संशोधन नहीं कर सकती, यहां से इसकी पावर कम होना स्टार्ट हुई। अब ऐसा नहीं है कि इसे एक मामले से समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों डिसीजन ऐसे दिए जिनके आधार पे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आकार लगातार धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब देखिए क्या क्या है। इंदिरा गांधी मामला है, उसके अंदर कुछ जजमेंट्स हैं, हम वो देख रहे हैं। इंदिरा गांधी मामले के अंदर न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इनको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। मिनर्वा मिल्स मामला जो आया, इसके अंदर न्यायिक समीक्षा तो थी ही पहले, इसमें मौलिक अधिकार भी डाल दिए और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का जो संतुलन है उनको भी डाल दिया। सेंट्रल कोलफील्ड वाले मामले को जब देखा तो इसमें न्याय तक प्रभावी पहुंच, सबको न्याय मिल पाए, आम आदमी तक न्याय पहुंच पाए, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डाल दिया। अब संसद इसमें भी संशोधन नहीं कर सकती। भाम सिंह जी वाले मामले में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो मामला है उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। अब इसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इन फैसलों से आकार बढ़ता चला गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का।
और जो संसद है उसकी पावर है वो लगातार धीरे धीरे इन मामलों में कम होती गई। यही नहीं, कुछ और भी मामले देखिए। इंदिरा साहनी वाले मामले में कानून का शासन, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। एसआर बोम्मई वाले मामले में संघवाद, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय को जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। इस तरह के जजमेंट से जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लगातार विस्तार होता गया और यह विस्तार संसद की पावर को धीरे धीरे खत्म करता गया। काफी पावर है जो इन मामलों में है वो खत्म हो गई और वह आर्टिकल 368 जो है उसके आधार पर अब संशोधन नहीं कर सकती। तो यह कॉन्सेप्ट है वो न्यायालय के थ्रू निकल कर आया और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अल्टीमेटली न्यायालय ही एकमात्र जरिया बचता है। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अपने को समझना था कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन संभव है। तो ध्यान से देखिए, ये जो शब्द हैं और इससे पहले भी जो कुछ शब्द आए हैं वह प्रस्तावना का हिस्सा है और प्रस्तावना है वह उन उद्देश्यों को बताती है जो कि संविधान सभा ने निर्धारित किए। एक कॉन्सेप्ट यह भी निकल कर आया कि जो संविधान सभा है वह ज्यादा पावरफुल है विधायिका की तुलना में। तो जो प्रस्तावना है वह तो उनके मस्तिष्क की कुंजी रही है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी रही है। अब हम इस प्रश्न का जवाब कैसे देखेंगे, देखिए यह प्रस्तावना है, यह सब यह आपने पढ़ी भी होगी, पहले की वीडियोज में देखिए, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये जो निकल कर आते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं आज की डेट में एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन चुके हैं। तो इन शब्दों को किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। अगर संसद चाहे तो भी इनको नहीं हटा सकती संशोधन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न ये है कि क्या संविधान के लिए प्रदत्त प्रस्तावना में संशोधन संभव है? हमें विचार करना है संशोधन के ऊपर। तो देखिए इसका जवाब क्या निकल कर आएगा। प्रस्तावना यकीनन संविधान का हिस्सा है। इसमें आर्टिकल जो 368 है उसके तहत जो संशोधन है वो आराम से किया जा सकता है। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो देखिए, लेकिन प्रस्तावना के अधिकांश भाग संविधान के उद्देश्य बताते हैं, वह मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। अतः प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव किया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जाए। कुछ मिनिमम जो बदलाव हैं वो इसमें किए जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण बदलाव इसमें कहीं से भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये संविधान का हिस्सा है तो इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, और जो मूलभूत ढांचे से संबंधित है, जो इसके उद्देश्य हैं, तो इसलिए इसके अंदर बड़ा बदलाव बिल्कुल संभव नहीं है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसके ऊपर हम कुछ विचार करते हैं। इसके तहत ये जो 3 शब्द हैं यह प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवाद जोड़ दिया, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। अब ये शब्द हिस्सा बनाए गए तो आप इस संशोधन के ऊपर विचार कर सकते हैं, लेकिन इस संशोधन में कहीं से भी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हालांकि यह जो है समाजवाद है वह संविधान के अंदर अंतर्निहित था, पंथ निरपेक्षता है वह अंतर्निहित है, अनुच्छेदों के अंदर इनकी व्यवस्था अलग से की गई है, अखंडता भी अंतर्निहित ही था, लेकिन इन्हें जो लिखित रूप में हिस्सा बना दिया गया प्रस्तावना के अंदर। तो यह कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाने वाला संशोधन नहीं था, इसीलिए यह संशोधन सही रहा और सफल रहा। लेकिन अगर संशोधन को इस एंगल से किया जाए कि अब अगर जैसे समाजवाद को हटाया जाए या पंथ निरपेक्षता को हटाया जाए, तो यह कहीं से भी संभव नहीं है। यह बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनको हटाया जाता है तो यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, और अगर इनको हटाया जाता है तो यह मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन पर रोक लगा देगी। लेकिन इस संशोधन के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए संशोधन सफल रहा है। तो कुल मिलाकर आप यह समझ सकते हैं कि इसमें संशोधन है वह संभव है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा ही संशोधन इसके अंदर भी संभव है। तो उम्मीद है आपके इस प्रश्न का जवाब मिल पाएगा। तो प्रस्तावना का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है।